हेलो एवरीवन, दिस इज अभ्यानंद सिंह एंड वेलकम बैक टू ऑल इन सिल्क रूट अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया आखिर है क्या? आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग ये देखे थे कि सेल के अंदर, एक सेल के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट है वो बेसिकली सेल ऑर्गेनल ही कहलाता है ना, जो सेल के लिए अलग अलग फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को ना सबसे पहली बार कोलिकर के द्वारा इन 1880 में देखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसका, ये जो आपका बाहर आउटर कवरिंग दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि सबसे बाहरी सतह यही है। ठीक है। दूसरा, अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर भी एक आपको फोल्डिंग जैसा ऐसा दिख रहा होगा, मेम्ब्रेन जैसा, है ना। तो ये क्या है, इसका इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। यही स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब क्या कि दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस हो गया उसी को बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल होते हैं और उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। जो आपका अंदर में इनर फोल्डिंग है, किसका इनर फोल्डिंग, तो इनर जो आपका लाइनिंग दिख रहा है ना, इस इनर फोल्डिंग के द्वारा जो लाइन बन रहा है, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो फोल्डिंग बन रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। दूसरा, जितना भी डॉट डॉट दिख रहा है आपको उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं डीएनए, दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स ये सारे पार्ट्स हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के। अब हम लोग समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, एक एक करके। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड स्टोरेज बैटरी। देखिए, इसको पावर हाउस क्यों बोला गया, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जितना भी सेल है ना, उन सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है पावर को जनरेट करना। दैट इज, जो भी आप खाना खाए, फूड वगैरह लिए, उन सभी फूड को ना ये रिस्पिरेशन के थ्रू क्या चीज में कन्वर्ट करता है, तो एटीपी में कन्वर्ट करता है। और वो एटीपी जो इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये एटीपी में कन्वर्ट करता है फूड को, और उस फूड से क्या चीज, उस एटीपी से क्या चीज तैयार होता है, ग्लूकोज। मतलब 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा, स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी का भी काम क्या है, जैसे कि आपका घर में इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर का काम क्या है, लाइट नहीं रहती है तो फिर वो स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिसिटी को। इन अ सेम मैनर यहाँ जो है ना, पावर को स्टोर करने का काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बोला गया इसको स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। इट हैज इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। ये जो आपका सेल ऑर्गेनली है, इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है। हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे कि डीएनए का काम क्या होता है और राइबोसोम का काम क्या होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी आपको हम बताए कि जो भी फूड आप खा रहे हो, उन सभी फूड को ना ये एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है थ्रू द रिस्पायरेशन। और वो जो साइकिल इसके अंदर चलता है इस प्रोसेस का, एटीपी में कन्वर्जन का और उससे ग्लूकोज का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्लियर है पॉइंट? मतलब साफ साफ में समझिए सर, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को स्टोर करना आपके सेल के अंदर। ठीक है। और वो किस चीज में करता है, तो एटीपी के फॉर्म में, और वो एटीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लूकोज एनर्जी बनता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जीव को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर मान लो हम बोल रहे हैं एनर्जी हमारे जीव को नहीं मिलेगा, तो ऐसे ऐसे करके एक समय में आकर रुक जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से आप अगर लिख रहे हो एग्जाम में, आप लंबे टाइम से लिख रहे हो, तो आपके हाथ को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है। इट मीन्स एनर्जी कहीं से तो प्रोड्यूस होगा ना। अगर एनर्जी आपके बॉडी को मिलेगा ही नहीं, अगर आपकी एनर्जी सेल को मिलेगा ही नहीं, तो कैसे आप काम को कर पाओगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है। आप घर से निकले और आपके पीछे कुत्ता दौड़ गया, उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप चाहोगे जान बचा के भागना है। जब जान बचा के भागने के लिए तेज दौड़ोगे, और तेज जब दौड़ोगे तो आपके पैरों को एनर्जी चाहिए, और उस केस में जब पैरों को एनर्जी नहीं मिलेगा तो ब्रेन के पास क्या मैसेज आएगा कि एनर्जी देना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो बोल रहा है भैया मेरे पास एनर्जी तो है, ले जाओ मेरे पास, मैं हम तो एनर्जी को प्रोड्यूस करके रखे हुए हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं, बट ले जाओगे कैसे। तो पता है उस वक्त क्या आता है, उस वक्त आपका काम आता है गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी
बॉडीज़ का जो आपका सेकेंड सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। ये क्या बोलता है भाई, जब तक हम है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है तो फिर क्या गम है ना। तो ये क्या बोलता है, ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे। बोलता रुको, जहाँ जहाँ बाकी सब जगह सेल है, सेल के पास जहाँ जहाँ एनर्जी था उन सभी जगह से ना ये गोल्जी बॉडीज पैक करके एनर्जी को पैकेजिंग किया और पैकेजिंग करके मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके लेके आना शुरू कर दिया। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडीज। इसका साफ करना है भाई, जहां भी एनर्जी की जरूरत हो बस हमको बता दोगे कि एनर्जी चाहिए, हम वहां से एनर्जी को लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एनर्जी का पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। और साथ में सेल बाल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, उन सभी जगह अगर मान लो सेल बाल का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, वहां पे प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उस केस में भी ना गोल्जी बॉडीज आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाला है। इट मीन्स देखो तो एक तरह से कैरियर ऑफ द सेल कहलाएगा ये, है ना। पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को मेंटेन करके रखने वाला है आपका गोल्जी बॉडीज। बड़ा बढ़िया मित्र ही तो हमारा भाई, है ना। हम लोग को मरने नहीं देता है, जब भी एनर्जी की जरूरत होता है तो हम लोग को बोलता है हमें। अगर आपसे पूछे कि गोल्गी बॉडीज के बारे में कौन बताए, इसकी खोज कौन किए, तो आप बताओगे कैमिलियो गोल्गी। क्या बताओगे, कैमिलियो गोल्जी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में और सेंट्रोसोम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्यूल से। देखिए वैक्यूल बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपका ये सेल है और सेल के अंदर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपका गोल्गी बॉडीज मान लो है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ऐसे करके न्यूक्लियस है, और एक बड़ा सा खाली स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, उसी को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एनिमल सेल में आपका एब्सेंट होता है या तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है साइज के मुकाबले, ठीक है। और अगर देखोगे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में लार्ज इन साइज होता है, इतना बड़ा होता है कि जो पूरा सेल है ना, सेल का लगभग 90% वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रखता है। तो 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल इसी के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स के द्वारा। सर इसका काम क्या है, इसका अगर काम की बात करें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे याद होगा ऑस्मोसिस जो है ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसके प्रेशर्स को मेंटेन करना। दूसरा, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो गए, उन सभी को ये स्टोर करता है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट को, वाटर को, शुगर को, प्रोटीन को, एमिनो एसिड को, ठीक है, इन सभी चीज को स्टोर करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सेल है, तो अगर हमारा बॉडी है तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग 75% क्या है, वाटर है। तो ऐसा बोलने का मतलब क्या, कि क्या हम लोग पानी पी करके पूरा बॉडी में भरे हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि हमारी बॉडी के अंदर पूरा पानी निकलेगा, ऐसा नहीं है। इट मीन्स कहने का मतलब कि पूरे बॉडी का जो मेरा वॉल्यूम है, उसके अंदर जो वैक्यूल है ना सेल के अंदर, उस वैक्यूल में वाटर का प्रेजेंस रहता है, ठीक है, या पूरा सेल के अंदर कहीं ना कहीं आपको वाटर का प्रेजेंस मिलेगा। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है और उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो यही इसके बारे में ध्यान रखना है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ है नहीं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम बेसिकली आपका ना सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये कुछ आपका ना ऐसा आपका सिलेंड्रिकल लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये आपका समझो कि सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर इसका, और इसका बेसिकली काम क्या है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और जिसमें कि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट सेल डिवीजन अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में होगा तो वो लीवर में होगा। मतलब लीवर में सबसे ज़्यादा फास्ट डिवीजन होता है, और सबसे स्लो जो सेल डिवीजन होगा ना वो आपका ब्रेन में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार जो मतलब आपका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसका ग्रोथ होगा बाद में, ठीक है। अगर देखा जाए तो बोल सकते हो आप कि सबसे फास्ट सेल डिवीजन अगर लीवर में है, तो अगर लीवर का कोई पार्ट डैमेज हो भी गया किसी कारण से तो रिकवरी फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड आपके पीछे चाकू लेके दौड़ गया, ठीक है, आज खत्म ही कर देना है, दुश्मनी निभा ही लेना है, ठीक है। उस केस में अगर मान लो चाकू मारने आए तो आप बोल सकते हो भाई एक काम करो, राइट साइड में मारो मेरे, ठीक है, क्योंकि इस साइड में लीवर है। अब लीवर में मारोगे चाकू तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द होगा, दुख होगा, बट फिर ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लीवर का सेल है ना वो फास्ट सेल डिवीजन होता है, और फास्ट सेल डिवीजन होगा तो रिकवरी फास्ट होगा। बट वही अगर पता चला कि टपका दिया ना ब्रेन में, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका 90% न्यूरॉन सेल होता है और इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, और जब सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो सेल डिवीजन होगा नहीं। और साथ में यहाँ जो बाकी 10% बचा ना, ये होता है गिलियल सेल। अब सवाल उठता है कि सर आप बोले ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? अक्सर होता है कि ब्रेन कैंसर होगा किसी को, तो हम लोग अक्सर पढ़े कि जो कैंसर क्या है, जस्ट लाइक सेल डिवीजन,
ठीक है। जब किसी एक जगह पार्टिकुलर जगह पे सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता हो तो वही कैंसर कहलाता है। तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो पता है ब्रेन में आपका जो 90% के अलावा जो 10% है ना, ये 10% होता है गिलियल सेल। क्या होता है? गिलियल सेल। और इसमें आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और इसमें जो प्रेजेंट होता है ना, यही 10% जी का काल बोलो तो, ठीक है। मतलब यही डूबता है सबको और ब्रेन कैंसर का रीजन बन जाता है, यही गिलियल सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम मौजूद है। मतलब सर साफ समझना है कि सेंट्रोसोम की बात करें, सेल डिवीजन सबसे फास्ट, लीवर चाकू मरवा ना हो, लीवर में, ब्रेन में सावधानी से, ठीक है। क्योंकि 90% क्या है? न्यूरॉन सेल, एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है। एंड 10% जो आपका गिलियल सेल है उसके अंदर सेंट्रोसोम मौजूद होगा। यही था आपका सेंट्रोसोम एंड वैक्यूल। तो चलिए हम लोग ईआर के बारे में पढ़ते हैं। ईआर क्या है? ईआर मीन्स हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बेसिकली आपका एक चैनल के रूप में काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सेल है, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी बॉडीज भी होगा, है ना, वैक्यूल होंगे, सेंट्रोसोम होंगे, आपका ईयर हो गया, राइबोसोम होगा, ये सारे के सारे, न्यूक्लियस होगा, सीलिया एंड फ्लैजेला होगा, प्लास्टिड होगा, ये सारे के सारे ना सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ईयर का काम क्या है कि ईयर का काम है कि एक तो आपका जो भी साइटोप्लाज्म इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है ये पूरा के अंदर, ठीक है, उनके बीच और ये किसी सेल ऑर्गेनल्स के बीच अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करना हो, जैसे कि न्यूक्लियस को कुछ चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन चाहिए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लेके आ सकता है इसके पास, ठीक है। या अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म में कुछ पहुंचा रखा हुआ है और इसको न्यूक्लियस तक लेके आना है, तो ये भी हेल्प करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मीन्स बेसिकली कह सकते हो आप कि एक ट्रांसपोर्टेशन में ये भी हेल्प करता है। देखो गोल्गी बॉडीज का काम क्या था? गोल्गी बॉडीज का काम था कि सेल के पास से पूरे बॉडी में पहुंचाना, लेकिन ये क्या कर रहा है? सेल के अंदर काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का काम ईयर भी कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर रहा है, बट ये सेल के अंदर में ही काम कर रहा है, सेल के बाहर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर, तो इट फॉर्म्स इंडोस्केलेटन ऑफ अ सेल, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ द फैट्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल etc। मतलब ये वो साइट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो साइट है जहां पे आपका फैट्स का, प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसके इनर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर हम इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है, जिसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो आपका एसीआर है, दूसरा पार्ट आपका आरईआर है। एसीआर कहने का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरईआर कहने का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप फिगर को ध्यान से देखो ना तो आपको लग रहा हो कि इस साइड हमने ना डॉट बनाया है, ठीक है। वो जो छोटे 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 डॉट दिख रहा है ना, ये सारा डॉट क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। मतलब फिर से एक बार, दो है, एक है एसीआर, दूसरा है आरईआर। एसीआर मतलब हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर करने का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दो पार्ट है उसमें एक साइड पूरा स्मूथ है, पूरा चिकना है, ठीक है, और जो दूसरा साइड वो क्या है? खुरदुरा है, रफ है। तो जिस साइड रफ है ऐसा इसलिए क्योंकि उस साइड में क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में सबसे बड़ा मेन रीजन किसका होता है? राइबोसोम का। इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है, राइबोसोम को बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं एसीआर की ना, तो एसीआर देखो स्मूथ है, तो आपको अच्छे से पता है फैट वगैरह, घी वगैरह ये सब क्या है? स्मूथ है। तो यहाँ पे फैट का और लिपिड का प्रोडक्शन होता है किस साइड में? आपका स्मूथ साइड में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो बेसिकली कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आपका ना ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, और इसमें फैट लिपिड आपका स्मूथ साइड में प्रोडक्शन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, और प्रोटीन वगैरह आपका राइट साइड में, जो कि राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण ऐसा हो रहा है। यही था आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक चीज और ध्यान रखना है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाई प्रोडक्ट्स। जो भी इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, जहर टाइप का बोल सकते हो, या पॉइजनस सब्सटेंस है, उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है, उस सबको हटाता है, रिमूव करता है। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो गया। मान के चलो आप कोई दवाई खाए और दवाई में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस था जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, इन दैट केस उस सेल से ना रिमूव करने का काम कौन करेगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये हेल्प करता है हमारे लिए, ठीक है। तो बाकी आपका जो टॉपिक बचा है, दो चार सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे और एक आपका प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का डिफरेंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म। एक पार्ट इसका और बचा हुआ है जिसमें जो भी बाकी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लेंगे। सो एंजॉय करिए।